रीनी पांडे राजधानी देहरादून के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमएस की छात्रा डॉक्टर तन्वी की संदिग्ध आत्महत्या के मामले का महिला आयोग ने संज्ञान लिया है और एसपी सिटी प्रमोद कुमार से मामले की जांच को लेकर बातचीत भी की गई है। इस हाई प्रोफाइल केस में पुलिस ने विभाग के एचओडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है। दरअसल मामला पटेल नगर थाना क्षेत्र का है, जहां डॉक्टर तन्वी की लाश उनकी कार में मिली थी। शुरुआती जांच के बाद अब इस केस ने गंभीर कानूनी मोड़ ले लिया है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एचओडी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। देहरादून के एक निजी मेडिकल कॉलेज में एमएस कर रही एक लेडी डॉक्टर तन्वी ने जहरीला इंजेक्शन लगाकर सुसाइड कर लिया। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली लेडी डॉक्टर तन्वी का शव इंद्रेश अस्पताल के पास कार के अंदर मिला। घटना के बाद में मृतका के पिता ने पटेल नगर थाने में शिकायत देकर कॉलेज की एचओडी पर धमकी देने और परेशान करने का आरोप लगाया। परिजनों की शिकायत के बाद में एचओडी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। साथ ही कॉलेज के दावे को भी जाँच में शामिल कर लिया गया है। तो इनको अपनी पुत्री की कार दिखी जिसमें ये फ्रंट सीट पे लेटी हुई थी और इसके हाथ पे कैनुला लगा हुआ था, कुछ दवाइयों की बोतल थी। इसके बाद ये पत्थर के द्वारा इनके द्वारा शीशा तोड़ के अपनी बेटी को बाहर निकाला गया और इंद्रेश हॉस्पिटल ले गया, तो जहां पे इनको मृत डिक्लेयर कर दिया गया। इसके बाद जब ये थाने आए अगले दिन, तो फिर बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम करने के बाद और इनके तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया, जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो इसकी पुत्री की एचओडी थी जिनके अंडर ये एमएस कर रही थी, उसके द्वारा इनको प्रताड़ित किया जा रहा था मानसिक रूप से। मामला पटेल नगर थाना क्षेत्र का है। मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने एचओडी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया। मृतक लेडी डॉक्टर तन्वी 2023 से श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज में आंखों के रोग की पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई कर रही थी। दिसंबर 2025 तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसके बाद में एचओडी बदल गया और डॉक्टर प्रियंका गुप्ता को नया एचओडी बना दिया गया। पिता का आरोप है कि यहीं से बेटी के साथ में व्यवहार बदल गया और उसे परेशान किया जाने लगा। परिवार के मुताबिक पिछले 4 महीने में वे कई बार कॉलेज जाकर एचओडी से मिले और बेटी को परेशान न करने की बात कही, लेकिन स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ। देहरादून में एमएस की छात्रा डॉक्टर तन्वी की आत्महत्या मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है, जहां इस पूरे मामले में कॉलेज प्रशासन कहीं न कहीं संदिग्ध रूप से देखा जा रहा है। वहीं तन्वी के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच तेज कर दी है और इस पूरे मामले की कार्रवाई में भी जल्द खुलासा करने की बात पुलिस कर रही है। कैमरा से दीपक राणा के साथ में सत्येंद्र बर्तवाल, न्यूज़ 18 देहरादून। और उत्तराखंड वासियों के लिए एक बहुत अच्छी खबर कि लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पिथौरागढ़ से सीधे देहरादून के लिए हवाई सेवा शुरू हो गई है। अलायंस एयर के 42 सीटर प्लेन की मदद से यह हवाई सेवा शुरू हो पाया है और पहले चरण में अलायंस एयर हफ्ते में 3 दिन देहरादून से पिथौरागढ़ के बीच में सीधे उड़ान भरेगा। दिखाते हैं इसी से जुड़ी खास रिपोर्ट। बीते साल सितंबर से बंद पड़ी पिथौरागढ़ देहरादून हवाई सर्विस एक बार फिर से शुरू हो गई है। देहरादून से पिथौरागढ़ का सफर प्लेन की मदद से सिर्फ घंटे भर में तय हो रहा है। 24 यात्रियों के साथ अलायंस एयर का 42 सीटर प्लेन नैनी सैनी एयरपोर्ट पहुंचा। अलायंस एयर की पहली फ्लाइट का वाटर कैनन के साथ स्वागत भी किया गया। 12 घंटे का कठिन सफर सिर्फ 1 घंटे में तय होने से यात्रियों की खुशी का ठिकाना नहीं है। देहरादून पिथौरागढ़ के बीच हफ्ते में 3 दिन प्लेन उड़ान भरेगा। रामनवमी के शुभ मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सेवा का उद्घाटन किया। प्रारंभ होने से पिथौरागढ़ से देहरादून और देहरादून से पिथौरागढ़, ये परस्पर ये शहर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और इसकी जो दूरी है 14 घंटे 15 घंटे का लंबा सफर, ये सफर बहुत छोटा हो जाएगा और इससे निश्चित रूप से वहाँ की स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बनाने में बहुत अभूतपूर्व रूप से सहायता मिलेगी। इस सप्ताह में 3 दिन ये सेवा रहेगी। जैसे पहले दिल्ली वाला जो प्लेन आता था वो ट्यूसडे को, थर्सडे को और सैटरडे को था, तो वही इसका भी रहेगा देहरादून वाले प्लेन का। और 42 सीटर ये प्लेन है अलायंस एयरवेज का, तो उसी के द्वारा ये सेवा संचालित की जा रही है।
पिथौरागढ़ से दिल्ली के लिए हवाई सर्विस पहले ही चालू है। ऐसे में अब बॉर्डर जिला हवाई सेवा के जरिए देश और प्रदेश की राजधानी से सीधे जुड़ गया है। ये अलग बात है कि नियमित हवाई सेवा 31 मार्च से शुरू होनी है। पहले दिन 24 यात्री देहरादून से पिथौरागढ़ आए, जबकि 22 यात्री देहरादून के लिए रवाना हुए। इस मौके पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री भी वर्चुअली जुड़े। बहुत अच्छा हो रहा है। जो फ्लाइट अभी कनेक्टिविटी मिली है हमें यहाँ से देहरादून तक की, अभी तक दिल्ली तक की कनेक्टिविटी थी हमारे पास, तो बहुत आसान होगा सफर उससे हमारे लिए और एक सीमांत जिले के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम माननीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत धन्यवाद कहना चाहते हैं। जो हमारा 12-13 घंटे की दूरी थी वो 45 मिनट में कट रही है और हमें पूरा विश्वास है कि हमारे यहाँ के यात्रियों को अच्छी सुविधा मिलेगी। काफ़ी सारे बच्चे जो है वहाँ अध्ययनरत हैं और व्यवसायी लोगों के लिए और अन्य लोगों के लिए भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए जौलीग्रांट जाना होता था, तो ये सेवा बहुत लाभदायी होगी। देहरादून के लिए रेगुलर हवाई सेवा शुरू होने से नई उम्मीदों को पंख लग रहे हैं। ऐसे में हवाई सेवा कई मायनों में सर्विस मील का पत्थर भी साबित हो सकती है। बीते 1 साल तक इस रूट में 19 सीटर प्लेन उड़ान भर रहा था, लेकिन अब 42 सीटर प्लेन उड़ान भरने से यात्रियों को खासी राहत मिलेगी। फिलहाल मंगल, गुरु और शनि को अलायंस एयर का प्लेन इस रूट में उड़ान भरेगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ के नैनीसैनी एयरपोर्ट का जिम्मा अब एआई यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास रहेगा। बीते साल 9 नवंबर को पीएम नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और राज्य सरकार के बीच इस बारे में एमओयू साइन हुए थे, लेकिन अब जाकर एयरपोर्ट पूरी तरीके से एआई को सौंपा गया है, एएआई को। और एएआई का कहना है कि नैनीसैनी एयरपोर्ट और ज्यादा फ्लाइट उड़ाना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। साथ ही एयरपोर्ट को हाईटेक भी किया जाएगा। जितना भी एयरपोर्ट का जो रख रखाव, मेंटेनेंस, ऑपरेशन सब अब एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया करेगी। ठीक है, अभी तक हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने भी अच्छे से संभाला था, अभी हम कोशिश करेंगे और अच्छे से इसको करें। प्लस और एयरलाइंस के भी कनेक्टिविटी हम करेंगे, चाहेंगे कि और एयरलाइंस यहाँ से ऑपरेट करें। तो देश में बढ़ती चिंता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार शाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अहम मीटिंग करने जा रहे हैं और पश्चिम एशिया के तनावपूर्ण हालात और उनके असर पर यह हाई लेवल मंथन बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। शुक्रवार शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस मीटिंग में पश्चिम एशिया में जारी तनाव, उससे भारत पर पड़ने वाले प्रभाव और उससे निपटने की तैयारियों की समीक्षा की जाएगी। उत्तराखंड से इस मीटिंग में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, मुख्य सचिव आनंद वर्धन मौजूद रहेंगे और पश्चिम एशिया में बढ़ते संकट के बीच देश के कई हिस्सों में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल की जमाखोरी, कालाबाजारी की खबरें सामने आ रही हैं। ऐसे में ये बैठक उत्तराखंड के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि 19 अप्रैल से चारधाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है, जिसमें देश विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड के दौरे पर होते हैं। ऐसे में उत्तराखंड के लिए कुछ विशेष दिशा निर्देश भी जारी हो सकते हैं। मीटिंग के बाद जमाखोरों और कालाबाजारों के खिलाफ देश में सख्त अभियान तेज किया जा सकता है। हालांकि उत्तराखंड में सरकार पहले ही दिन से अलर्ट मोड पर है और जमाखोरों और कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। चुनावी साल में कैबिनेट को एक नया रूप देने के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक्शन मोड में आ गए हैं। मंत्रियों को साफ संदेश दिया गया है कि ऑफिस छोड़ें और जिलों में जाकर दौरे करें। पहली बार सीएम ने सीधे तौर पर मंत्रियों को जिलों में जाकर जनता से संवाद और जमीनी हकीकत जानने के निर्देश दिए हैं। इसी से जुड़ी आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। चुनावी साल, फुल स्ट्रेंथ कैबिनेट, पूरे 12 मंत्री और अब फोकस सिर्फ आउटपुट पर। 20 मार्च को मुख्यमंत्री ने पहली कैबिनेट की ओवर हीलिंग की। 20 मार्च को कैबिनेट की ओवर हीलिंग के बाद 5 नए चेहरों की एंट्री और विभागों में बड़ा फेरबदल किया गया। अब सीएम का मंत्रियों को साफ निर्देश है कि मंत्री जिलों का नियमित दौरा करें, योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करें। मुख्यमंत्री का मानना है कि फील्ड मॉनिटरिंग से न सिर्फ योजनाओं की गुणवत्ता सुधरेगी बल्कि जनता का भरोसा भी मजबूत होगा। इसके साथ ही मंत्रियों को अपने विभागों की लगातार और गहन समीक्षा के निर्देश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी समय समय पर दिशा निर्देश देते रहते हैं, सभी मंत्रियों को पहले भी देते थे, आज भी दे रहे हैं। और कल भी उन्होंने विशेषकर सभी मंत्रियों को कहा कि आप क्षेत्र में जाएं, जिस जनपद का आपको प्रभारी बनाया जाता है उसमें विशेषकर दौरा करें, न्याय पंचायत स्तर तक जाएं। फेजेज में हम
एक एक दो दो जिले करके 2 महीने के अंदर मैं लगभग पूरे उत्तराखंड के दौरे करूंगा। मौके पे जा करके योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन, क्योंकि अभी जो हमने समीक्षा की है वो तो कागजों में की है और जो डाटा हमको दिखाए गए हैं वो बेशक बहुत उत्साहवर्धक लगते हैं, लेकिन मौके पे क्या स्थिति है वो तो तभी पता चल पाएगा जब हम मौके पे जाएंगे। मैसेज बिल्कुल साफ है, अब सिर्फ दफ्तरों में बैठकर फाइलें निपटाने से काम नहीं चलेगा, जमीन पर असर भी दिखाना होगा। अब तक ज्यादातर मंत्री अपनी विधानसभा तक ही सीमित नजर आते रहे हैं, लेकिन अब चुनावी साल में परफॉर्मेंस ही असली पैमाना होगी। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तराखंड की सियासत में भी हलचल तेज होती जा रही है। बीजेपी बनाम कांग्रेस दोनों पार्टियां अब फुल चुनावी मोड में हैं और एक दूसरे की हर चाल पर पैनी नजर भी रखे हुए हैं। सूत्रों की माने तो चुनाव नजदीक आते आते कुछ बड़ी उठापटक भी देखने को मिल सकती है। दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। उत्तराखंड में साल 2027 में चुनाव होने हैं, लेकिन सियासी बिसात अभी से बिछनी शुरू हो गई है। अंदर खाने, जोड़ तोड़ और रणनीतिक बैठकें शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी की बात करें तो उसका पूरा फोकस फिलहाल बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने पर है, लेकिन साथ ही साथ विपक्ष की कमजोर कड़ियों पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के कई नेता बीजेपी के रडार पर हैं, लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच पर रखा गया है। सियासी गुणाभाग के हिसाब से सही वक्त पर ऑपरेशन एंट्री से कांग्रेस को बड़ा झटका देने की तैयारी है। इन 25 सालों के इतिहास में कांग्रेस एक भारी अंतर्विरोध से गुजर रही है और निश्चित तौर पर वह अंतर्विरोध धीरे धीरे आगे बढ़ने वाला है और वो किस स्वरूप में आएगा ये अब आगे समय बताएगा। हालांकि खेल एक तरफा भी नहीं है, कांग्रेस भी पलटवार की पूरी तैयारी में है। पहला टारगेट बीजेपी में असंतुष्ट नेता हैं। सूत्र बताते हैं कि इसी हफ्ते दिल्ली में उत्तराखंड के 7 से 8 नेताओं की कांग्रेस में एंट्री कराई जा सकती है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का सीधा आरोप है कि बीजेपी लोकतांत्रिक मूल्यों से भटक चुकी है और उसने दल बदल को हथियार बना लिया है। भाजपा का लोकतांत्रिक पद्धति में विश्वास नहीं है और न वो चुनाव के लिए उनको अपने कार्यों पर विश्वास है। वो तो केवल किस तरीके से दूसरी पार्टियों को, प्रतिद्वंदियों को कमजोर किया जाए, उनमें दल बदल करवा के या दूसरे तरीके से उसको एक अस्त्र बना लिया है। कुल मिलाकर उत्तराखंड में सियासी शतरंज की बिसात सज चुकी है। चुनावी साल में उत्तराखंड की सियासत में बड़े उलटफेर के संकेत भी मिल रहे हैं। एक तरफ सत्ता बचाने की चुनौती है तो दूसरी तरफ वापसी की जंग है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। रामनवमी के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पारंपरिक विधि विधान से कन्या पूजन कर बालिकाओं का सम्मान किया, उन्हें भोजन कराया, आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि भगवान श्री राम का जीवन सत्य, धर्म और कर्तव्यनिष्ठा की प्रेरणा देता है और उन्होंने प्रदेश के सुख, समृद्धि और निरंतर प्रगति की कामना भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि कन्या पूजन हमारी सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक है जो नारी सम्मान और सामाजिक समरसता का संदेश देता है। हरिद्वार में स्वामी रामदेव ने पतंजलि योगपीठ में कन्या पूजन करके कई कन्याओं को भोजन कराया। इस दौरान स्वामी रामदेव ने कन्याओं के चरण स्पर्श कर उनका आशीर्वाद भी लिया है। स्वामी रामदेव ने कहा कि रामनवमी के मौके पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम भगवान और देवताओं के देवत्व को आत्मसात कर सकें, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी संस्कारवान होगी और देश महान होगा। तो हिंदुत्व और सनातन का मूल तत्व है भगवान की भगवती की भगवत्ता, राम का रामत्व, कृष्णत्व, हनुमतत्व और शिवत्व। जिस दिन ये सब में अवतरित हो जाएगा उस दिन हर एक बेटी भगवती का स्वरूप होगी और हर एक
बेटा राम का स्वरूप होगा। अल्मोड़ा में नवरात्र के मौके पर कसार देवी में भक्तों की भीड़ उमड़ी। दूर दूर से लोग मां की पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। नवरात्रों में तो मां कात्यायनी की पूजा करने के लिए लोग कसार देवी पहुंचते हैं। लोगों का कहना है कि यहां आकर मां के दर्शन करने से शांति मिलती है और मां हर मनोकामना को पूरी करती हैं। कसार देवी क्षेत्र में सिर्फ नवरात्र में ही नहीं, साल भर श्रद्धालु पहुंचते हैं। योग साधना कर कई घंटे मंदिर और मंदिर के आसपास बिताते हैं, जिससे लोगों को शांति मिलती है और कई दिनों तक योग साधना वो यहाँ पर करते हैं। रात्रि में इधर कसार देवी में पूजा करने आए हैं और यहाँ बहुत अच्छी वाइब है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। इधर पे हम यहाँ ध्यान करने के लिए आए हैं और भगवान की ब्लेसिंग्स लेने आए हैं। कसार देवी में कहा जाता है कि माँ कात्यायनी रूप में हैं और शुंभ निशुंभ का वध यहाँ पे किया और बाकी शांति के लिए यहाँ पे लोग आते हैं मेडिटेशन वगैरह के लिए। बाकी आना चाहिए, बहुत अच्छा विशेष यहाँ आके थोड़ा शांति का बड़ा अनुभव होता है। उत्तर भारत के प्रसिद्ध और ऐतिहासिक चैती मेले में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ रहा है कि काशीपुर की हर राह भक्तिमय हो गई है। मां बाल सुंदरी का डोला नगर मंदिर से निकलकर अब चैती मंदिर में विराजमान हो चुका है। सुबह करीब 5 बजे से ही मंदिर के कपाट खुलते ही भक्तों ने मां को प्रसाद अर्पित करना शुरू कर दिया है और लगातार दर्शनों का सिलसिला जारी है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर ही मां बाल सुंदरी अपने नगर मंदिर को छोड़कर भक्तों को दर्शन देने के लिए चैती मंदिर में विराजमान होती हैं, जहां वे आगामी 31 मार्च को मध्य रात्रि तक रहेंगी और उसके बाद फिर से डोले में सवार होकर नगर मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगी। मां के जो कपाट है भक्तों को दर्शन के लिए खोल दिए हैं और श्रद्धालुओं में बहुत ही ज्यादा उत्साह है मां के दर्शनों का, प्रसाद सुनाने का, अपनी अपनी मनोकामना मां से रखने का। और इस समय जो भी भगवती से अपनी सच्ची आस्था से, निष्ठा से, विश्वास से मां से मनोकामना मांगता है, मां भगवती उसकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। केदारनाथ धाम पहुंचकर प्रशासन की टीम ने जायजा लिया है। डीएम और एसपी के साथ श्री केदार सभा और बीकेटीसी के सदस्यों ने धाम में हालचाल जाना है और केदारनाथ धाम में बर्फ हटाने, यात्रा पैदल मार्ग ठीक करने और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने को लेकर चर्चा की गई। केदारनाथ धाम में अभी करीब 4 फीट बर्फ है। वहीं केदारनाथ धाम में पुलिस के 3 और आईटीबीपी के 12 जवान तैनात हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए हुए हैं। पूरा इंस्पेक्शन किया है। बर्फ अभी 3 से 4 फीट की हाइट की है यहाँ पर। तो सबसे पहला कार्य तो यही है कि हम लोग तत्काल बर्फ हटाने की जो टीम है उसको मोबिलाइज करेंगे और बर्फ हटा करके फिर यहाँ पर जो शॉप अलॉटमेंट है उसकी प्रक्रिया पैरेलली चल रही है। तो जल्दी से जल्दी यहाँ पर जो भी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं हैं उनको रिस्टोर करेंगे, उनको स्टेब्लिश करेंगे। हमारे यहाँ के जितना भी सुरक्षा व्यवस्था है उसका मुआयना किया गया। जो हमारे यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, उनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है, उनकी जो क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है और उनकी जो रुकने की व्यवस्था है उस सबका जायजा किया गया। हमारे द्वारा संबंधितों से फीडबैक भी दिया गया है पिछली बार का और उसी के चलते हम लोग आगे बैठकों में भी इसको और सुव्यवस्थित और सुदृढ़ करने का पूरा निश्चय करते हैं। देहरादून में रसोई गैस के संकट के बीच कालाबाजारी करने वाले एक्टिव हो गए हैं। देहरादून में कई ऐसे लोग हैं जो कि ब्लैक में 2200 देकर भी सिलेंडर लेने को तैयार हैं। इसी से जुड़ी आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोहनी रोड में रहने वाली रुखसाना को जब 15 दिन तक रसोई गैस सिलेंडर नहीं मिला तो मजबूरन 2200 रुपए देकर ब्लैक में गैस सिलेंडर लेना पड़ा। वो बताती हैं कि कैसे बुकिंग का मैसेज 15 दिन पहले आ गया लेकिन गैस सिलेंडर नहीं मिल पाया। फिर डिलीवरी बॉय से ब्लैक में 2200 रुपए में सिलेंडर खरीदा। ये हाल देहरादून के मोहनी रोड में रहने वाले कई लोगों का है, जिन्हें 1 महीने तक का इंतजार करने के बाद भी रसोई गैस नहीं मिल पा रही। फास्ट चल रहे थे, उसमें हम लोग बहुत परेशान रहे। फिर ब्लैक से हमें गैस लेना पड़ा। 2200 रुपए का हमने सिलेंडर लिया। ये बताइए आप लोग कि जब ब्लैक से मिल सकता है तो नॉर्मल क्यों नहीं मिल रहा गैस? थोड़ी ये बहुत परेशानी आई है। ब्लैक से मंगाया, फास्ट थे, शहरी में बैठे रहे, बच्चा गया भागा, किसी से लेकर आया, तब खाना बना। रोजों में बहुत परेशानियां उठाई हम लोगों ने। हमारे पास बच्चे भी छोटे छोटे, पोते पोता भी है, दिक्कत हो रही। चूल्हा चला रहे हैं, चूल्हा के भी लकड़ी नहीं मिल रही है। रसोई गैस एजेंसी संचालक भी अपने हाथ बंधे पा रहे हैं।
10 दिन का ऑफिशियल बैकलॉग तो घरेलू गैस सिलेंडर में बताया जा रहा है। उनका कहना है कि दिक्कत बहुत हो रही है, जैसे जैसे गैस के ट्रक आ रहे हैं वैसे वैसे सप्लाई की जा रही है, लेकिन डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। हमारे पास ये है कि हमारे पास 1 हफ्ते का बैकलॉग तो है और गाड़ी आ रही है, पर उतना नहीं आ रही जितना हमें डिमांड है। हमारी डिमांड पर एक दिन 2 ट्रक की है, पर कभी एक आ रही है, कभी एक दिन छोड़ के आ रही है, तो इससे थोड़ा दिक्कत हो रही है। प्रदेश में कालाबाजारी को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर से लेकर चेकिंग के लिए टीम भी गठित है। कई जगह रसोई गैस कालाबाजारी के मामले रिपोर्ट भी हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद लोग खुद मान रहे हैं कि मजबूरी में जुगाड़ करना पड़ रहा है। कोई छोटे सिलेंडर भरने के नाम पर 3 गुना तक दाम वसूल रहा है, तो कोई रसोई गैस पाने के लिए मुंह मांगे दाम देने को तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। देश में बढ़ती एलपीजी की किल्लत के बीच आम आदमी काफी परेशान हो रहा है। ऐसे में हल्द्वानी में शिव नाम के युवक ने अनोखा प्रयोग किया। बाइक रिपेयरिंग का काम करने वाले शिवम ने वेस्ट मोबिल ऑयल से एक ऐसा चूल्हा तैयार किया है जिससे बहुत कम खर्चे में आपके घर का खाना बन सकता है। शिव ने बाइक रिपेयरिंग के दौरान निकलने वाले बेकार मोबिल तेल से जलने वाला एक चूल्हा तैयार किया है। इसमें आराम से आप अपना खाना बना सकते हैं। शिव का बनाया हुआ ये चूल्हा पुराने जमाने में चलने वाले केरोसिन स्टोव की तरह है। इस चूल्हे की आंच को बेहतर करने के लिए शिव ने एक बैटरी से चलने वाले छोटे से पंखे का भी सहारा लिया है, जिसके जरिए चूल्हे की जो आंच है कम ज़्यादा की जा सकती है। ऊर्जा संकट के इस समय में वेस्ट मोबिल ऑयल से बना ये जुगाड़ वाला देसी चूल्हा काफ़ी चर्चा में है।